बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में। ओके, सो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर हमारे लंग्स आ जाते हैं और ट्रेकिया ब्रोंकाई वगैरह आ जाते हैं जो कि बेसिकली ब्रीदिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स आ जाते हैं जैसे कि लंग्स हो गया, ठीक है ना, एंड दीज लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स। और उसके अलावा हमारा नोज हो गया, ठीक है ना, फेरिंग्स हो गया, और उसके अलावा बेसिकली हमारा ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया। ठीक है, सो दिस सिस्टम कैरीज एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द लंग्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो बेसिकली रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से एयर को लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, और बेसिकली क्या करते हैं कि उसके बाद हम एयर को एक्सपायर करते हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेशन में दो चीज़ें होती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, सो इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि सांस को अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, सो एनवायरनमेंट से हम एयर को लेते हैं, ठीक है, और फिर एनवायरनमेंट के अंदर ही हम एयर को एक्सपेल करते हैं। ओके, so the human lungs are the paired, soft, spongy and highly vascularized organ in the structure located inside the thorax which is the chest cavity. So basically human lungs जो है ना वो paired होते हैं, यानी कि दो होते हैं। ठीक है ना, ये ह्यूमन लंग्स सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं। ठीक है ना, स्पंजी का मतलब भी सॉफ्ट ही है। एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन, ठीक है ना, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज जो है ना, काफ़ी सारे ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं। ओके, सो इट इज़ अ हाईली वेस्कुलराइज, काफ़ी सारे ब्लड वेजल्स जो है ना यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, और लंग्स जो है ना ये बेसिकली हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे आप देखें। सो दिस इज द थोरेसिक कैविटी, ये जो यहाँ पे दिखाया गया दिस इज थोरेसिक कैविटी। सो थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो इस वाले डायग्राम में देखें। सो दिस इज द थोरेसिक कैविटी, और इस थोरेसिक कैविटी के अंदर जो पर्पल पिंक से जो दिखाए गए हैं ना, दीज आर द लंग्स। ओके, लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी मेन ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, और बाकी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज आ जाता है और उसके बाद नॉस्ट्रिल्स आ जाती है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स बेसिकली हम नोज की ओपनिंग को कहते हैं। सपोज दिस इज अ नोज, ठीक है ना, ये दो सोराख है नोज के। अब ये जो दो सोराख है ना, इन सोराख को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, और इन सोराख के बाद जो कैविटी आ जाती है, जो स्पेस आ जाती है ना, उस कैविटी को हम कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है ना, इस कैविटी को हम कहेंगे नेजल कैविटी। और ये जो सोराख है ना जिसके थ्रू हवा इंटर करेगी नोज के अंदर या नेजल कैविटी के अंदर, उस सोराख को हम कहेंगे नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, सो बेसिकली नोज आ जाता है, नॉस्ट्रिल आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स आ जाता है। ठीक है ना, लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, ट्रेकिया आ जाता है, और उसके बाद दूसरे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ जाते हैं ना, जैसे कि ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो जो ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स और जो नॉस्ट्रल्स वगैरह हैं, दीज आर द एक्सेसरी ऑर्गन। ठीक है ना, एक्सेसरी यानी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है, एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ओके, लेकिन जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना वो है हमारा लंग। ठीक है ना, लंग के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। So the human respiratory system is anatomically differentiated into upper and lower respiratory air passages. ठीक है, so basically हमारा जो respiratory system होता है ना, हम उसे divide करते हैं upper respiratory system के अंदर और lower रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा नोज आ जाता है, नेजल कैविटी आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है। ठीक है ना, ये तीनों चीजें बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे लैरिंग्स आ जाता है, ब्रोंकियल ब्रांचेस यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, एंड द पेयर्स ऑफ लंग्स। ठीक है, सो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज, नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। ठीक है, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लैरिंग्स, ब्रोंकियल ब्रांचेस यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह एंड द पेयर ऑफ लंग्स जो है ना ये आ जाते हैं। ओके, सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज। ठीक है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाक से शुरू होता है, बिकॉज हम सांस जो है ना वो नाक से ही लेते हैं। ओके, so during respiration air enters into the nose through the paired opening called the external nostrils और nares। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था ये जो दो सोराख होते हैं नोज के, इन्हें हम कहते हैं nostrils। अब चूंकि ये बाहर वाली साइड है तो इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है ना, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या इन्हें हम एक्सटर्नल नेरीज भी कह सकते हैं। ओके, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं एक्सटर्नल नेरीज। देखिए, एक होते हैं एक्सटर्नल नेरीज, दूसरे होते हैं इंटरनल नेरीज। तो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेरीज, और उसके बाद आ जाता है हमारा ये नेजल कैविटी। ठीक है,
और नेजल कैविटी के बाद आ जाता है हमारा इंटरनल नेरीज, ठीक है ना। नेजल कैविटी के बाद आ जाता है हमारा इंटरनल नेरीज। ओके, सो दिस इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेरीज के लिए। उसके बाद जो पूरी कैविटी होती है हमारे नोज के अंदर उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे सीलियाज वगैरह सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और नेजल कैविटी के बाद आ जाता है हमारा इंटरनल नेरीज, जो मैंने पूरा लाइन किया है ना। ओके, सो दिस इज द इंटरनल नेरीज, ठीक है ना। इंटरनल नेरीज क्या है, ये भी किस्म का पैसेज वे है। ओके, सो द नोज इज द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। जो नोज है वो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बाकी जो नेजल कैविटी हो गई, ब्रोंकाई हो गई, ट्रेकिया हो गई, ये तमाम की तमाम इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आप अगर बॉडी को चीर के देखना चाहे तो ही आप देख सकेंगे, ठीक है ना, बाहर से आप नहीं देख सकेंगे। ओके, so internally nose consists of the nasal cavity and a bony partition that separates the nasal cavity into the nasal chambers by a middle line cartilaginous nasal septum, ठीक है। so देखिए बेसिकली क्या होता है कि नोज जो है ना, नोज के अंदर एक तो एक्सटर्नल नेरीज आ जाती है, ठीक है। सो एक्सटर्नल नेरीज के बीच में यहाँ पे एक कार्टिलेजिनियस सेप्टम आ जाता है, ठीक है ना। सेप्टम बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि दो चीज़ों को आपस में सेपरेट करता है, ठीक है। सेप्टम यानी कि सेपरेट। ओके, सो ये जो है ना, दिस इज द कार्टिलेजिनियस सेप्टम, ठीक है ना। ये कार्टिलेज से बना हुआ एक सेप्टम है, ठीक है ना। एक ऐसा समझ लें एक किस्म का दरवाजा है, ठीक है। और ये दरवाजा क्या कर रहा है कि दो जो नेजल कैविटी है ना, एक तो ये वाली नेजल कैविटी और दूसरी ये वाली नेजल कैविटी, इन दोनों नेजल कैविटीज को आपस में क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ नेजल सेप्टम, ठीक है ना। नेजल सेप्टम क्या करता है कि नेजल कैविटी को दो नेजल चैम्बर्स के अंदर यानी कि दो नेजल कैविटीज के अंदर डिवाइड कर दे रहा है। ओके, और ये अच्छा कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज है, ठीक है ना। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज दिस इज द सॉफ्ट टिश्यू, ये हम सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। So the hairs of the nasal cavity and its ciliated cells trap the dust particles and decontaminate the gas or air, ठीक है। So basically क्या होता है कि हमारे नोज के अंदर काफ़ी सारे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये सपोज कि नोज है, यहाँ पे काफ़ी सारे एपिथेलियल सेल्स होंगे और उन एपिथेलियल सेल से काफ़ी सारे यूं सीलियाज निकले हुए होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही एयर जो है ना यहाँ पे दाखिल होगी और सपोज कि यहाँ पे काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं इस एयर के अंदर, ठीक है, तो वो तमाम डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो इन सीलिया के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और गैस जो है ना साफ सुथरी होके बेसिकली हमारे इंटरनल नेरीज के अंदर चली जाएगी, ठीक है। यानी कि गैस क्या हो रही है, गैस डीकंटामिनेट हो रही है, ठीक है। देखिए कंटामिनेट यानी कि खराब, डीकंटामिनेट यानी कि पाक, ठीक है। सो बेसिकली गैस क्या हो रही है या एयर क्या हो रही है, ये बेसिकली डर्ट से या डस्ट पार्टिकल से पाक हो रही है। ओके, so the nasal chambers run forward through the internal nares into a tube-like cavity behind the mouth, ठीक है। So this cavity is called the pharynx. So basically क्या होता है कि जो nasal cavity होती है, nasal cavity के बाद आ जाता है हमारे internal nares और internal nares के बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा pharynx, ठीक है। याद रखिए internal nares के बाद आता है हमारा pharynx, ठीक है। सो इंटरनल नेरीज फेरिंग्स के अंदर खुलती हैं और फेरिंग्स के अंदर बेसिकली खाना भी जा सकता है और हवा भी जा सकती है, ठीक है। So pharynx क्या है, this is a muscular tube. Pharynx is long about 13 centimeter which serves as a common pathway for both the respiratory and the digestive system, ठीक है। So ये pharynx क्या है, this is a muscular tube like structure जो कि काफी सारे मसल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है फेरिंग्स की, डेट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेसिकली इस फेरिंग्स से खाना भी गुजर सकता है, ठीक है। यानी कि फेरिंग्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और इस फेरिंग्स से हवा भी गुजर सकती है बिकॉज, और इसलिए बेसिकली हम फेरिंग्स को एज अ रेस्पिरेटरी पार्ट भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो फेरिंग्स क्या है, इट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट एज वेल एज द डाइजेस्टिव पार्ट, ठीक है। बिकॉज एयर भी यहाँ पे गुजर सकती है और खाना भी यहाँ से इजीली गुजर सकता है। ओके, सो द एक्सटर्नल एयर एंटर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द फेरिंग्स, ठीक है ना। सो बेसिकली जो एक्सटर्नल एयर होती है वो नेजल कैविटी से नेजल नेरीज के बाद फिर वो फेरिंग्स के अंदर चली जाती है। ओके, इंटरनल नेरीज के बाद फिर वो फेरिंग्स के अंदर चली जाती है। देन एयर मूव्स फ्रॉम द फेरिंग्स टू द अपर पोर्शन नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स फ्रॉम द लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। सो बेसिकली फेरिंग्स के बाद हवा जाएगी लैरिंग्स के अंदर, ठीक है ना। और फिर लैरिंग्स के बाद वो चली जाएगी ट्रेकिया के अंदर, फिर ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ, सो बेसिकली ये ट्रेकिया है, ठीक है। सो सपोज कीजिए ये जो नोज है, ठीक है ना। सो नोज के थ्रू बेसिकली हवा आई अंदर, ठीक है ना। नेजल कैविटी के बाद ये फिर चली जाएगी इंटरनल नेरीज के अंदर और उसके बाद चली जाएगी फेरिंग्स के अंदर और फेरिंग्स के बाद ये चली जाएगी हमारे लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर लैरिंग्स के बाद ये चली जाएगी ट्रेकिया के अंदर, फिर ट्रेकिया के बाद फिर ये चली जाएगी दो ब्रोंकाई, ठीक है ना। ब्रोंकाई के अंदर चली जाएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर चली जाएगी और फिर अल्टीमेटली अल्विलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अब ये नेजोफेरिंग्स क्या है? नेजोफेरिंग्स बेसिकली वो वाली जगह है जहाँ पे नेजल कैविटी, ठीक है ना, या मैं यूं कहूँ इंटरनल नेरीज और फेरिंग्स जो है ना वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊँ, सो ये जो है ना दिस इज द इंटरनल नेरीज और ये है हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट, ठीक है। सो ये जो पार्ट है ना जो कि इंटरनल नेरीज भी इसमें आ जाती हैं और फेरिंग्स वाला पार्ट भी आ जाता है, तो इससे बेसिकली हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है ना। नेजोफेरिंग्स यानी कि जिसमें नेजल पार्ट भी आ जाए और फेरेंजियल पार्ट भी आ जाए, ठीक है। सो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे नेजोफेरिंग्स, ओके। सो एयर जो है ना सबसे पहले दाखिल होगी नेजल कैविटी के अंदर, उसके बाद इंटरनल नेरीज के अंदर और उसके बाद चली जाएगी नेजोफेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर नेजोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स के अंदर चली जाएगी और उसके बाद लैरिंग्स के अंदर चली जाएगी, ओके। सो देन वी हैव द लेरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है ना। लेरिंजियोफेरिंग्स अब नाम से ही जा रहा है, ये वो वाला पार्ट है जो कि जिसके अंदर लैरिंग्स भी आ जाता है और फेरिंग्स भी आ जाता है, ठीक है। सो सपोज कि दिस इज द फेरिंग्स, इसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ, दिस इज द फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद जो है ना आप दो ट्यूब्स बेसिकली अराइज होते हैं, एक होती है विंड पाइप जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया, और ये जो है ना दिस इज द इसोफेगस, ओके। सो दिस इज द इसोफेगस एंड दिस इज द ट्रेकिया, ओके, एंड दिस इज द फेरिंग्स। सो बेसिकली हवा जो है ना ये फिर यहाँ पे चली जाएगी ट्रेकिया के अंदर, लेकिन ट्रेकिया से पहले यहाँ पे होता है लैरिंग्स हमारा, ठीक है। सो ये वाला जो मैं पार्ट बना रहा हूँ ना जिसमें फेरिंग्स भी आ जाता है और लैरिंग्स का पार्ट भी आ जाता है, ओके। सो ये जो है ना दिस इज सपोज लैरिंग्स, ठीक है। सो ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया है जिसके अंदर लेरेंजियल पार्ट भी आ जाए और फेरेंजियल पार्ट भी आ जाए, तो इस पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पोर्शन को या इस वाले एरिया को हम कहेंगे लेरेंजो फेरिंग्स, ठीक है। सो हवा जो है ना लेरेंजो फेरिंग्स से होते हुए चली जाएगी लैरिंग्स के अंदर और उसके बाद ट्रेकिया के अंदर, ओके। So normally air enters the pharynx through the nose, but it may also enters by the mouth if the nasal section are blocked, ठीक है। तो देखिए हम सिर्फ नाक से सांस नहीं लेते, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। सो सपोज कि जो किसी बंदे को अगर जुकाम है, ठीक है ना, वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो मुंह से सांस लेगा, ओके। सो बेसिकली एयर जो है ना वो नोज के थ्रू एंटर हो जाएगी हमारे फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे का नेजल सेक्शन नेजल कैविटी जो है ना वो ब्लॉक्ड है, ठीक है ना, यानी कि सपोज कि किसी बंदे को जुकाम है तो वो अगर मुंह से सांस लेगा तो हवा जो है ना वो मुंह के थ्रू भी फेरिंग्स के अंदर चली जाएगी, ओके। सो देन वी हैव द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बिकॉज इसी लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ओके। सो बेसिकली लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इट इज अ लोअर component of lower respiratory tract located at the entrance of the trachea, ठीक है। सो बेसिकली लैरिंग्स जो है ना वो ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर होता है, सो सपोज दिस इज अ ट्रेकिया। सो ट्रेकिया के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना दिस इज द लैरिंग्स, ठीक है। और इस लैरिंग्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, इन दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, ठीक है। सो द फ्लैप लाइक पेयर ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। सो वोकल कॉर्ड क्या है, दीज आर द फिंगर लाइक टिश्यूज, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंग्स, ठीक है ना। और ये लैरिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं और इन वोकल कॉर्ड्स का क्या काम होता है, साउंड को प्रोड्यूस करना, ठीक है। देखिए जब भी हम हवा को एक्सपायर करते हैं यानी कि छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं इंस्पायरेशन के बाद, सो सपोज कि ये जो हवा है ना ये अब लंग्स से बाहर आ रही है, ठीक है ना, ट्रेकिया के थ्रू फिर ये बाहर आ रही है हमारे लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। सो हवा जैसे ही टकराएगी इन वोकल कॉर्ड्स को, या जैसे ही हवा जो है ना हम एक्सपायर करेगी तो जाहिर सी बात है हवा जो है वोकल कॉर्ड को टकराते हुए जाएगी, ठीक है। सो इस टकराने की वजह से क्या होता है कि आवाज जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, ओके। सो व्हेन एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इट, ठीक है। सो जैसे ही हवा को जब हम बाहर एक्सपायर करते हैं, जैसे ही हम हवा खारिज करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हवा जो है ना इन्हीं वोकल कॉर्ड से टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। सो फ्रॉम द फेरिंग्स एयर एंटर्स इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप, ठीक है। सो फेरिंग्स के बाद एयर जो है ना वो दाखिल हो जाएगी ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। सो इस डायग्राम में दिखाऊं, सो दिस इज द ट्रेकिया, ठीक है। ये बेसिकली एयर जो है ना वो दाखिल हो जाएगी ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया इज द मेन एयरवे टू द लंग्स, इट इज अ फाइब्रोकार्टिलेजिनस ट्यूब अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। सो ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया बेसिकली मेन एयरवे टू द लंग्स, यानी कि हवा जो है ना वो ट्रेकिया के थ्रू चली जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली लंग्स के अंदर नहीं जाएगी, सबसे पहले हवा जो है वो ब्रोंकाई को क्रॉस करेगी, देन ब्रोंक्यूल्स को, और फिर अल्टीमेटली अल्विलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो ट्रेकिया क्या है, दिस इज अ फाइब्रोकार्टिलेजिनस ट्यूब, ठीक है ना, यानी कि ये जो ट्रेकिया है ये फाइबर से बना हुआ होता है, ठीक है। काफी सारे ऐसे फाइब्रस टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जो कि बिल्कुल धागे की तरह दिखें उनसे बना हुआ होता है, और ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है।
और जो लेंथ होती है ट्रेकिया की डेट इज अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ट्रेकिया हैज अबाउट 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग, ठीक है। सो बेसिकली ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया के अंदर बल्कि ट्रेकिया के सराउंडिंग में यहाँ पे यूँ काफ़ी सारे सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यूँ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो कि ट्रेकिया को क्या करते हैं, रिजिडिटी यानी कि स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, उन्हें बिल्कुल रिजिड बनाते हैं। और दूसरी बात, ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। कोलैप्स यानी कि सपोज ये ट्रेकिया का अगर डायामीटर इतना है, तो जब ट्रेकिया कोलैप्स हो जाएगा तो इसका डायामीटर बिल्कुल इतना हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल नैरो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया। सो जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं और ट्रेकिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, शक्ति प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो बिफोर द एंटरिंग इनटू द लंग्स ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू द टू ब्रोंकाई, ठीक है। सो जो ट्रेकिया है ना, ये बेसिकली बाइफरकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू द ब्रोंकाई, ठीक है। और फिर ब्रोंकाई जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सो अ सिंगुलर राइट ब्रोंकस इज ब्रॉडर, शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन द लेफ्ट वन ब्रोंकस, ठीक है। अच्छा, अब जो राइट ब्रोंका है ना, ये जो राइट वाला ब्रोंका है, ओके। सो ये जो, अब इसको मैं जरा साफ करूं, ओके। सो दिस इज द राइट ब्रोंकस एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। अच्छा, अभी जो राइट वाला ब्रोंकस है ना, ये यूं स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। और इसका जो डायामीटर यानी कि इसकी जो विड्थ है ना, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो ब्रोंकाई जो है, ये वाला राइट वाला ब्रोंकाई, ये बेसिकली शॉर्टर है एज कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकाई। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो भी छोटा ही दिखाया गया है, लेकिन असल में क्या होता है कि जो राइट ब्रोंकाई होता है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो लेफ्ट ब्रोंकाई से कम होती है, ओके। सो ईच ब्रोंकाई ब्रांचेस इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ठीक है। सो दीज ब्रोंक्यूल्स फॉर्म द ब्रोंकियल ट्री व्हिच टर्मिनेट इनटू द अल्वेलाई। सो बेसिकली ब्रोंकाई के बाद पूरी की पूरी ब्रोंकियल ट्री जो है ना वो फॉर्म होती है, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री के अंदर ये तमाम ब्रोंक्यूल्स जो है ना वो आ जाते हैं, ओके। सो बेसिकली ब्रोंक्यूल जो है ना वो अल्टीमेटली टर्मिनेट होंगे, खत्म होंगे अल्वेलाई के अंदर, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, फिर अल्वेलर डक्ट और फिर अल्वेलाई, ओके। So alveoli, these are the microscopic air sac where gases are exchanged between the air and blood, ठीक है। So basically alveoli क्या है, these are the microscopic air spaces, ठीक है ना, sac यानी कि space। So basically ये microscopic air structure है जिसके सराउंडिंग में काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू और alveoli के थ्रू alveoli के अक्रॉस बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफ्यूजन होती है, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। alveoli से बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो alveoli से चली जाएगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड कैपिलरीज से चली जाएगी alveoli के अंदर, ओके। सो द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्म द रिब केज, ठीक है ना। बेसिकली रिब केज क्या है, रिब केज एक पूरा बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सो दिस इज द रिब केज, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज रिब केज। सो रिब केज के अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे तमाम की तमाम रिब्स आ जाती हैं, ठीक है ना। ये तमाम जो है ना वो 12 पेयर्स जो है ना हमारे रिब्स के आ जाते हैं, ठीक है ना। 24 टोटल रिब्स होती है, ठीक है। सो बेसिकली 12 पेयर्स होते हैं, सो ओवरऑल 24 रिब्स होती हैं, ओके। और ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, दिस इज द ब्रेस्ट बोन, ठीक है ना, ऐसे हम कहते हैं दिस इज द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। और यहाँ जो पीछे की तरफ आप देख रहे हो ना, दीज आर द वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है ना, ये क्या है, दीज आर द वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम्स, रिब्स एंड द स्टर्नम, ठीक है ना, या जो ब्रेस्ट बोन है, ये तमाम के तमाम मिल के क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं, ठीक है। सो जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, ये क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ रिब केज। सो इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द लंग्स एंड द हार्ट, ठीक है ना। सो बेसिकली इस रिब केज के अंदर यहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और हमें पता है लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है, ओके। सो बेसिकली रिब केज क्या करता है कि हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। सो द वॉल्स ऑफ द thoracic cavity is attached with the intercostal muscles which are associated with the rib cage, vertebral column and the sternum which is a chest bone, ठीक है ना। sternum जिसे हम chest bone या breast bone भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं, सो इसको मैं ज़रा रेस करके बताता हूँ। सो बेसिकली हमारे रिब्स के बीच में यहाँ पे बेसिकली कुछ मसल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। यहाँ पे यूँ दो रिब्स के बीच में यूँ मसल्स पाए जाते हैं, इन मसल्स का नाम है
कोस्टल मसल्स, ठीक है ना। देखिए हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसल पाए जाते हैं, कुछ टांगों के मसल्स हैं, कुछ हाथों के मसल्स हैं, कुछ चेस्ट के मसल्स हैं, कुछ पेट के मसल्स हैं। सो हर एक मसल का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जब आप MBBS में आएंगे तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ये ज़हन में रखने के बेसिकली हमारे रिब्स के बीच में जो मसल पाए जाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। So the thoracic and abdominal region or abdominal cavity are separated by a muscular sheet called the diaphragm, ठीक है। So basically diaphragm क्या है? diaphragm एक मसल है, ठीक है, जो कि क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में सेपरेट करता है। सो लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे दिस इज द डायफ्राम, ठीक है ना। ये जो आप पूरा पैराशूट की तरह देख रहे हो, ये जो पूरा मसल है ना, दिस इज द डायफ्राम मसल, ठीक है। और ये डायफ्राम मसल क्या कर रहा है कि थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में सेपरेट कर रहा है। देखिए डायफ्राम के ऊपर जितनी भी कैविटी है ना, उसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और जो डायफ्राम के नीचे जितनी भी कैविटी होती है ना, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। So the pleural membrane is in the thoracic region called the visceral pleura, wraps around the each lung and separate from the thoracic wall. अच्छा अभी ये चीज़ ज़रा समझ लें। So suppose this is a lung, ठीक है, ये मैं एक लंग बना रहा हूँ, ठीक है। So lungs के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्ल्यूरा, ठीक है। सपोज दिस इज अ लंग, ये लंग है, और ये जो मैंने बाहर पूरी मेम्ब्रेन बनाई है ना, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्ल्यूरा, ठीक है। अब जो प्ल्यूरा है ना, ये प्ल्यूरा जो है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, यानी कि ऐसा समझ लें जो प्ल्यूरा है ना, ये डिवाइडेड होती है फर्दर दो लेयर्स में। एक होती है पेराइटल प्ल्यूरा, ठीक है ना, ये मैं प्ल्यूरा की ही फर्दर लेयर्स बना रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पेराइटल प्ल्यूरा एंड दिस इज द विसरल प्ल्यूरा, ठीक है। अब ये पेराइटल प्ल्यूरा, अच्छा ये जो बाहर वाली है ना, दिस इज द पेराइटल प्ल्यूरा, ठीक है। और ये जो अंदर वाली है, दिस इज द विसरल प्ल्यूरा, ठीक है। सो पेराइटल प्ल्यूरा एंड विसरल प्ल्यूरा मिल के बेसिकली क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी प्ल्यूरा बनाते हैं, ओके। अच्छा पेराइटल प्ल्यूरा एंड विसरल प्ल्यूरा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं प्ल्यूरल कैविटी, ठीक है ना, प्ल्यूरल स्पेस या प्ल्यूरल कैविटी। और इस प्ल्यूरल स्पेस के अंदर बेसिकली एक फ्लूइड भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड, ठीक है। सो जो विसरल प्ल्यूरा है वो अंदर से क्या करेगी कि लंग्स को सराउंड करेगी, ठीक है। और जो पेराइटल प्ल्यूरा है ना, ये बेसिकली क्या करेगी, जो हमारी चेस्ट वॉल जो है ना, चेस्ट वॉल के बिल्कुल अंदर वाले साइड पे होगी। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे बेसिकली हमारी चेस्ट वॉल होगी, ठीक है। और हमें पता है कि जो पेराइटल प्ल्यूरा है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक है। सो बाहर की तरफ जो पेराइटल प्ल्यूरा है वो फेस करेगी हमारे चेस्ट कैविटी को, ओके, बेसिकली चेस्ट वॉल को, ओके। So the small space between the visceral and parietal pleura is the pleural cavity, ठीक है। So pleural cavity क्या है, जो visceral and parietal pleura के बीच में जो cavity होती है उसे हम कहते हैं pleural cavity, ओके। और इस pleural cavity के अंदर एक serious fluid भी होता है जिसे हम कहते हैं pleural fluid, ठीक है। और ये pleural fluid क्या करता है कि बेसिकली लंग्स को lubrication प्रोवाइड करता है, ठीक है। It acts as a lubricant to the lungs and allow the optimum expansion and contraction during the breathing mechanism, ठीक है। So ये pleural fluid क्या करता है, ये लंग्स को lubrication प्रोवाइड करता है, बिकॉज जाहिर सी बात है जब हम सांस लेते हैं ना, तब हमारा लंग्स जो है वो बड़े हो जाते हैं साइज में, और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं तो लंग्स जो है ना वो फिर छोटे हो जाते हैं, ओके। सो बेसिकली लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, खुलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ब्रीदिंग के दौरान जब हम इंस्पायर करते हैं एयर को, तब लंग्स बेसिकली एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन के दौरान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए प्लूरल फ्लूइड काम आता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम हवा को छोड़ते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी लंग्स के अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो प्लूरल फ्लूइड है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है।